Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice part for the year 2020 and 2025. तो गाइज इन सेशंस में हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज से हम आपको पैसेजेस शो कर रहे हैं और आपको सारे के सारे जो रेलेवेंट आपके प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस वो हम आपको यहाँ पे लेके आते हैं और आपके साथ सॉल्व करके देखते हैं. तो गाइज बिफोर वी बिगिन द सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल लाइक द वीडियो, don't forget to subscribe to our channel, and if you want the PDFs of these sessions you can join our telegram channel, the link for which has been given in the description of the video. तो चलो गाइस शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको पिछले वीक का होमवर्क पैसेज का आंसर बताता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड विद दिस. ठीक है, तो पहले उसने पैसेज में इन्फ्रेंस पूछा था हमसे. तो क्वेश्चन कुछ ऐसे था: इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली अ फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड्स चाइल्ड डेथ्स. ठीक है, इंडिया में दुनिया की 1/5 मतलब 100 में से अगर 100 बच्चे अगर दुनिया में मरते हैं तो 20 इंडिया में होते हैं अकेले वो. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, नियरली 16 lakhs एवरी ईयर के मतलब हर साल लगभग 16 लाख बच्चे गुजर जाते हैं इंडिया में. ऑफ दीज मोर देन हाफ डाई इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ. इनमें से आधे, ठीक है, आधे से ज़्यादा अपने ज़िंदगी के पहले महीने में ही गुजर जाते हैं. ऑफिशियल्स बिलीव दैट द रीज़न फॉर दिस इज़ द एब्सेंस ऑफ steps to propagate basic health practices relating to breastfeeding and immunization. कि भाई इसकी वजह क्या है कि जो steps to propagate basic health practices हैं वो नहीं है हमारे देश में. ठीक है, जिसमें लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग या इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जा सके या अवेयर किया जा सके. Also, the large reproductive population of 2.6 crore remains bereft of care ड्यूरिंग द क्रिटिकल फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी. के जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 2.5 करोड़ की, ठीक है, उसको केयर भी नहीं मिलती क्रिटिकल फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी में भी. एडिड टू दिस इज द प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, और इसके साथ साथ चाइल्ड मैरिजेस की जो प्रेवलेंसी है. अनीमिया अमंग यंग वुमेन, मतलब कमजोरी जो कमज़ोर होती हैं, जो यंग औरतें होती हैं जो बिल्कुल कमज़ोर दिखती हैं. एंड लैक ऑफ फोकस ऑन अडोलेसेंट सैनिटेशन, और अडोलेसेंट जब हो जाती हैं तो उनकी सैनिटेशन पे जो फोकस होना चाहिए उसकी भी कमी होने की वजह से ये चाइल्ड की डेथ रेट्स, मतलब स्टंटेड बेबीज होते हैं, स्टंटेड मदर्स होती हैं अनीमिया की वजह से. सो दिस इज़ अ क्रूशियल, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम फॉर इंडिया. ठीक है, अब क्या इन्फ्लुएंस है गाइस? अ लॉट ऑफ इंडियंस आर इलिटरेट एंड हेंस डू नॉट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस. अनपढ़ होने की वजह से हमें हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में हमें वैल्यू नहीं पता उनकी. क्या ये कह रहा है वो? अनपढ़ होने की तो बात भी नहीं हुई है यहाँ पे. इंडिया हैज़ अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन एंड द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट मैनेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. कि भाई इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और अकेली गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज मैनेज नहीं कर सकती. गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं था अभी तक इस पैसेज में. नेक्स्ट, यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैन अफेक्टिवली एड्रेस द प्रॉब्लम. कि अगर हम यूनिवर्सलाइजेशन कर दें इस चीज़ का और इसको और मैटरनल हेल्थ को और चाइल्ड हेल्थ को इंटीग्रेट कर दें तो आई थिंक फिर इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि सबको एक यूनिवर्सल एक ट्रीटमेंट मिले, यूनिवर्सल केयर मिले. तो उससे ये प्रॉब्लम सब मतलब अवेयरनेस भी होगी और इससे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, राइट. एंड द न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज डज नॉट अफेक्ट द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. नहीं, उसने तो क्लियरली बोला, ये तो एग्जैक्टली कॉन्ट्रेरी टू द स्टेटमेंट है. उसने बोला अनिमिक यंग वुमेन, तो इससे चाइल्ड डेथ रेट्स अफेक्ट होती हैं. ये तो उल्टा बोल रहे थे. आई थिंक द राइट आंसर हेयर वाज ऑप्शन नंबर सी, कि यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैन इफेक्टिवली एड्रेस द प्रॉब्लम. ठीक है, चलो गाइज नेक्स्ट. अब आज कुछ नए पैसेजेस करते हैं और देखते हैं इनमें हम क्या इनको सॉल्व करते हैं और इनमें क्या हमें नया सीखने को मिलेगा. और आज भी मैं आपको एक होमवर्क पैसेज दूंगा इस वीडियो के एंड में, तो उसको आपको सॉल्व करके मुझे आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है गाइस. तो पढ़ते हैं कि पैसेज में क्वेश्चन दिया उसने: अकॉर्डिंग टू पैसेज माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन कैन बी रिड्यूस्ड. सो कम किया जा सकता है कैसे? अब एक बार पढ़ते हैं पहले पैसेज. माल न्यूट्रिशन मोस्ट कॉमनली अकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 6 months टू एंड 2 years. के ज़्यादातर जो माल न्यूट्रिशन है वो 6 से 2 साल की उम्र के बीच में होता है. दिस हैपन्स डिस्पाइट द चाइल्ड्स फूड रिक्वायरमेंट्स बीइंग लेस देन दैट ऑफ एन ओल्डर चाइल्ड. के इस ये उसके बावजूद होता है कि जब छोटे बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो एक बड़े बच्चे से कम होती है तब भी उनको माल न्यूट्रिशन हो जाता है. माल न्यूट्रिशन इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू पॉवर्टी, कि उसको बोला जाता है गरीबी की वजह से माल न्यूट्रिशन होता है. बट इट हैज़ बीन फाउंड दैट इवन हाउस होल्ड्स वेयर एडल्ट्स ईट एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ फूड, मोर देन 50% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 डू नॉट कंज्यूम इनफ फूड. लेकिन ये बात सच नहीं है कि सिर्फ गरीबों में ही माल न्यूट्रिशन मिलता है. आजकल देखा गया है कि जिन घरों में खाना मतलब लगभग सफिशिएंट मात्रा में खाते हैं लोग, बड़े लोग, उन घरों में से भी 50% घरों में जो बच्चे होते हैं वो माल न्यूट्रिशन
के शिकार हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा खाना अच्छे से नहीं खा पाते। क्यों? द चाइल्ड्स डिपेंडेंस ऑन समवन एल्स टू फीड हिम और हर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन। कि बच्चा खुद नहीं खा पाता छोटी उम्र में और वो दूसरों पे डिपेंड करता है कि कोई उसे खाना खिलाए, इसलिए ज़्यादा माल न्यूट्रिशन होता है बच्चों में इस साल में, इन उम्र में। Very often the mother is working and the responsibility of feeding the young child is left to an older sibling। कि ज़्यादातर हमारी फैमिलीज में क्या होता है, जो मदर होते हैं वो वर्किंग होती है, ठीक है, और इसलिए खाना खिलाने की जिम्मेदारी किसी बड़े सिबलिंग पे आ जाती है कि जो बड़ा भाई खिला देगा, बड़ी बहन खिला देगी। इट इज़ देयर फॉर क्रूशियल टू इंक्रीज अवेयरनेस, ठीक है, इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग चाइल्ड्स फूड नीड्स एंड हाउ टू सेटिस्फाई देम। तो इसलिए अब ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे की फूड की नीड्स को समझना और उसके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ाना। तो इसमें गाइस उसने क्या बोला, माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन कैन बी रिड्यूस्ड इफ द चिल्ड्रन हैव रेगुलर इनटेक ऑफ फूड, इफ दे क्रॉस द एज ऑफ 5, नहीं, if the food needs of younger children are known and if the responsibility of feeding younger children is given to adults, नहीं, कि अगर बड़ों को दे दी जाए, एडल्ट्स को दे दी जाए, तो कि उससे क्या होगा कि उनकी मालन्यूट्रिशन की वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं। तो या तो इफ़ द चिल्ड्रन हैव रेगुलर इनटेक ऑफ फूड, रेगुलर इनटेक ऑफ फूड है, या फिर बच्चे की जो फूड की नीड्स हैं, बेशक इनटेक ऑफ फूड कम भी हो लेकिन अगर आप न्यूट्रिशियस फूड देते हो तो आप माल न्यूट्रिशन को फाइट कर सकते हो। तो आई थिंक द करेक्ट आंसर हेयर इज इफ द फूड नीड्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन आर नोन, जैसे उसने बोला है लास्ट लाइन में, इफ द चाइल्ड्स फूड नीड्स आर नोन and we are aware about them and how to satisfy them, it can be reduced, right? Next question guys, according to the author poverty is not the main cause of malnutrition but the fact, लेकिन उसने क्या बोला, पॉवर्टी मेन कॉज नहीं है माल न्यूट्रिशन का, लेकिन बट द फैक्ट दैट टेकिंग केयर ऑफ यंगर वंस इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर वर्किंग मदर्स। के उसने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर पॉवर्टी इज नॉट the main cause of malnutrition but the fact that taking care of younger ones is not a priority for working mothers, that is the reason for malnutrition। या awareness of nutritional needs is not propagated by public health authorities। के न्यूट्रिशनल, ये तो सही है, न्यूट्रिशनल नीड्स की जो प्रोपगेशन है वो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ नहीं कर पा रही, उनकी अवेयरनेस नहीं बढ़ा पा रही, तो इसलिए माल न्यूट्रिशन है। लेकिन टेकिंग केयर ऑफ यंगर वंस इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर वर्किंग मदर, ये उसने बोला भी है ना, वर्किंग मदर्स फिर किसी दूसरे भी जिम्मेदारी पे छोड़ देते हैं। तो आई थिंक बोथ द असम्पशंस आर वैलिड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं गाइज, मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट कम्प्लीटली डीकम्पोज्ड बिकॉज, उसने पूछा कि सी के अंदर जो मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डीकम्पोज क्यों नहीं हो पाते, तो ये हमें पढ़ना है और देखते हैं इस ऑप्शन में क्या क्या है। क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज थिक ब्राउन ऑयल और ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो क्या बोल रहा है कि जो क्रूड, जो कच्चा तेल होता है ना, तो क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ as a thick brown or black liquid with a strong smell. It is a complex mixture of many different substances, each with its own individual qualities। कि ये मिक्सचर होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का, जिनकी सबकी अलग अलग क्वालिटीज होती है। मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शंस, दैट इज ट्रू। हाइड्रोकार्बन जिनको हम बोलते हैं, पढ़ा भी होगा हम सब ने, ये रहा। सच हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म्स सच एज बिटुमिन, एस्फाल्ट एंड नेचुरल गैस। Now, mineral oil originates from the carcasses of tiny animals and from plants that live in the sea। कि जो मिनरल ऑयल होता है वो कहाँ से बनता है, जो छोटे छोटे जानवर और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो कार्कसेस होते हैं, उनके जो हड्डियाँ या जो बचा हुआ जो होता है, जब मतलब घाव जब वो सड़ जाते हैं तो उनको इकट्ठा मिलके उससे बनते हैं आपके ये मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द carcasses of the tiny animals and from plants that live in the sea। Over millions of years, these dead creatures from form large deposits under the seabed। कि क्या होता है सदियों, मतलब सालों में, लाखों सालों में क्या होता है, जो डेड क्रीचर्स जो हैं वो बड़े बड़े डिपॉजिट्स बना लेते हैं सी बेड पे। तो दीज डेड क्रीचर्स फॉर्म लार्ज डिपॉजिट्स अंडर द सी बेड एंड ओशन करंट्स कवर देम विद अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। और ओशन के जो करंट्स हैं, जो पानी का बहाव है, वो उनके ऊपर सैंड और सिल्ट लाके, मतलब मिट्टी से ढक देता है उनको। एज दिस मिनरल हार्डन्स, ऐसे जैसे अब ये हार्ड होता है, इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक। तो उनके बीच में, उसके नीचे दबके वो क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है एंड इफेक्टिवली शट्स आउट द ऑक्सीजन। तो जो ये मिट्टी जो उनके ऊपर ढक जाती है ना, ये धीरे धीरे प्रेशर की वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, और रॉक बन के वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है उसको रोक देती है एंड इफेक्टिवली शट्स आउट द ऑक्सीजन, सो प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ मरीन डिपॉजिट्स अंडरनीथ। उसने पूछा ना कि मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बिकॉज
they do not get completely decomposed because this mineral sedimentary rock layer, this shuts out the oxygen, so preventing the complete decomposition of marine deposits underneath. The layers of sedimentary rock become thicker and heavier. जैसे जैसे वो लेयर थिक और हैवी होती जाती हैं, देयर प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट, उनकी प्रेशर से गर्मी पैदा होती है, विच ट्रांसफॉर्म्स द टाइनी कार्कसेस इनटू क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से वो जो टाइनी कार्कसेस होते हैं, वो जो जानवरों की हड्डियां वगैरह होती हैं, वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड दैट प्रोसेस इनटू क्रूड ऑयल इन अ प्रोसेस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन टुडे। और एक वैसा प्रोसेस है जो आज भी चल ही रहा है, हर टाइम चलता ही रहता है। मिट्टी मतलब वो मरते रहते हैं, मिट्टी आती रहती है, लेयर्स बनती रहती हैं, और प्रेशर बनता रहता है, और तेल बनता रहता है, तो इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट completely decomposed because they are constantly washed by ocean currents? No. They become rock and prevent oxygen from entering them? Yes. Contain a mixture of hydrogen and carbon, इसलिए वो decompose नहीं होते? नहीं. Are carcasses of animals organisms lying in saline conditions? Nahi guys. The real reason is they become rock and prevent oxygen from entering them. That is why they do not get completely decomposed. और एक और क्वेश्चन है गाइस, sedimentary rock leads to the formation of oil deposits because there are no saline conditions below it? No. It allows some dissolved oxygen to enter the dead organic matter below it? No. Weight of overlying sediment layers causes the production of heat? Yes. And it contains the substances that catalyze the chemical reactions required to change dead organism into oil. तो इसमें कोई सब्सटेंसेस कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रेशर से और हीट से ये प्रोड्यूस होता है, कन्वर्ट होता है फ्रॉम कैरकसेस टू ऑयल. सो आई थिंक ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर, दैट वेट ऑफ द ओवरलाइंग सेडिमेंट लेयर्स, प्रेशर एंड हीट, और हीट की वजह से फिर ये क्या होता है, जो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स अंडरनीथ इट, राइट. All right guys, so these were the questions for your practice passages today. I hope इनसे आपको समझ आया होगा कि कैसे अपने पैसेज को सही से समझ के और उसको अप्रोच किया जाता है. अब एक आपको होमवर्क पैसेज दे रहा हूँ गाइज आज के लिए. मैं छोटा सा एक लाइन, 2 लाइन का पैसेज है, बट देखना इतना खतरनाक है कि देखता हूँ कि आप में से कितने इसको ठीक आंसर कर पाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना गाइस. उसने अजम्पशन पूछा कि इसमें से सबसे वैलिड अजम्पशन क्या है यहाँ पे. इसका आंसर मैं आपको कल वाले सेशन में दूंगा, लेकिन आपको मुझे इस पैसेज का आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है. तो मैं पैसेज पढ़ता हूँ आपके लिए. मैनी पीपल इन इंडिया फील दैट इफ वी कट आवर डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन वेपन बिल्डिंग we can create a climate of peace with our neighbors, subsequently reducing the conflict and creating no war situation. ध्यान से सुनना गाइस क्या बोला उसने. Many people in India feel that if we cut our defense expenditure on weapon building, we can create a climate of peace with our neighbors, subsequently reducing the conflict and creating a no war situation. कि अगर हम डिफेंस पे एक्सपेंडिचर अगर हम कम कर दें तो हम शांति ला सकते हैं और एक नो वॉर सिचुएशन खड़ी मतलब क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये उसने बोला है, ये बहुत लोगों का मानना है देश में. फिर उसने अगली लाइन क्या बोले, पढ़ना गई. पीपल हु प्रोक्लेम सच आइडियाज आर आइदर द विक्टिम्स ऑफ वॉर और द प्रोपेगेटर्स ऑफ फॉल्स आर्ग्यूमेंट. ये थी असली बात. अब क्या असम्पशन वैलिड बनता है यहाँ पे देखना. मैं आपके चॉइसेस पढ़ता हूँ आपके लिए. बिल्डिंग ऑफ वेपन सिस्टम्स बाय अस हैज इंस्टिगेटेड आवर नेबर्स टू वेज वॉर्स अगेंस्ट अस. दैट इज द असम्पशन. Second, the greater spending on weapon building by us would lessen the possibility of armed conflict with our neighbors. Third, it is necessary to have state-of-the-art weapon system for national security. Yeah, many people in India believe that we are wasting our resources on weapon building. So, what do you think is the right assumption which can be inferred or which can be made on the basis of the passage? तो देखते हैं गाइस सही आंसर कौन करता है इसका. और फिर मैं कल आपको कल वाले सेशन में इसका आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा आपको. ठीक है, चलो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे. एंड इफ यू विश टू ज्वाइन अस इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स गाइज, ये सारे पैसेजेस अगर आपको डे 1 पे रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से इनको पढ़ पाओ, अपने टाइम से, अपने अकॉर्डेंस में, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 100 आवर्स में हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं सी सेट में सभी सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. ठीक है, इन कोर्स में आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड, और आपको साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे हर चैप्टर के साथ. फिर आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, आपके क्विजेज होंगे, और आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए. वीकली लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ, सो दैट वी कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. और लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं गाइज एग्जाम से पहले, जिसमें आप अपनी फैकल्टी के साथ लाइव 1-on-1 अपनी डिस्कशंस कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट
what we are offering you in this course. The link for this course has been given in the description of the video, and there is a special discount going on, guys. So go check out the course and go get benefited from it. It is going to be a game changer for your CSAT exam. तो why start late when you can do it now? तो you'll have a lot of peace of mind. अगले साल की वेट मत करना, अभी अपना सीसेट खत्म करके रख दो कि भाई एक पेपर मेरा हो गया, मैं बाकी पेपर की तैयारी अपना फ्लुएंटली कर सकता हूँ. तो that should be your mindset. And guys, if you have any feedback to share with us, please do share it with us on this email ID, that is hello@edutab.co.in. We'll be more than happy to help you and to serve you in any way possible. And guys, your feedbacks and your constructive inputs are a source of motivation for us. So do let us know how you feel about the sessions, how you feel about the how you feel about the experience that you've had with us. And guys, if you have any doubt, if you have any query regarding anything at all, you can always call us on this number, that is 8146207241, or you can drop us an email on the same email ID that I showed you earlier, which was hello@edutab.co.in. That's our email ID, guys. So go check out our courses and go get benefited from them. So that is it for today, guys. I'll see you again tomorrow with another session with more such passages to practice and with more with more components to cover like this. So stay safe, stay healthy, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So guys, that is it for today. I'll see you again tomorrow. Till then, guys, happy learning to all of you. Take care. Bye bye. Have a great day ahead, guys.